नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिकॉज हमने बहुत बार ये टैगलाइन सुनी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के, लेकिन मामला यहाँ पर एक था कि एक लड़की थी जो पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन उसके जो मदर एंड फादर है वो उसको उसका पढ़ाई का जो खर्चा है वो नहीं दे रहे थे। तो ये जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एकदम क्लियर करके कहा है कि लड़कियों की पढ़ाई का जो खर्चा है उसकी जिम्मेदारी माता पिता की ही होगी। वो अपनी लड़कियों से ये नहीं कह सकते हैं कि तुम अपनी पढ़ाई का खर्चा स्वयं उठाओ या फिर हम तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठाएंगे। सो इस तरीके के स्टेटमेंट्स मदर एंड फादर अपनी लड़कियों को, स्पेशली ये लड़कियों के लिए ही डिसीजन आया है कि वो नहीं दे सकते हैं। अगर आपके माँ बाप आपको पढ़ाई का खर्चा नहीं दे रहे हैं तो आप जा करके कानूनी कार्यवाही भी कर सकते हो, क्योंकि ये आपका अधिकार है। सो ये मामला बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाता है एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट में को इसमें इंटरप्शन करना पड़ता है, कहना पड़ता है कि नहीं, आप ही इनके पेरेंट्स हैं, आपको ये जो दायित्व है इसको उठाना पड़ेगा। अब प्रश्न ये हो जाता है आप लोगों से कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे, शायद मुझे गांव रीजन से देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग होंगे कस्बों से या शहरों से मुझे देख रहे होंगे। तो कुछ की फैमिली में ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर पेरेंट्स जो लड़कों को हैं वो थोड़ा सा आगे बढ़ाने की बातें ज़्यादा करते हैं और लड़कियों के लिए उनका जो सोच रहती है वो ये रहती है कि इनकी तो हमें शादी ही कर देनी है फ्यूचर में जाकर के, तो इसके लिए हम शादी का पैसा जोड़ेंगे और लड़के को हम पढ़ाएंगे। तो ये वाला जो मैं कुछ जगह की मेंटालिटी की बात करी और दिस इज डैम ट्रू कि अभी भी ऐसा होता है और कहा जाता है कि तुम्हारी तो शादी हो जानी है तो तुम्हारा क्या हम पढ़ाई का भी खर्च उठाएं, फिर हम तुम्हारी शादी करें तो दहेज का भी खर्च उठाएं। तो ये वाले स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं कई बार, ठीक है। सो अब यहाँ पर ये क्लियरिफाई हो गया कि अगर आपके घर में इस तरीके से कोई भी भेदभाव किया जा रहा है तो आप यहाँ पर सीधे ये स्टेटमेंट दे सकते हो कि आपको देना पड़ेगा। ठीक, चलो अब इस टॉपिक को थोड़ा सा पूरा समझ लेते हैं कि क्या इसमें बातें कही गई हैं और कौन कौन सी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें शामिल हैं। पेरेंट्स कैन बी लीगली कंपेल्ड टू ऑफर एजुकेशन मनी टू डॉटर, सुप्रीम कोर्ट। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने यह महत्वपूर्ण निर्णय दिया कि बेटी को अपने माता पिता से शिक्षा का खर्च प्राप्त करने का अप्रतिदेय कानूनी रूप से लागू करने योग्य का वैध अधिकार हो जाता है। यानी कि हमारे पास वैध अधिकार है कि आप हमें पढ़ाई का खर्चा दोगे। ठीक है, आगे आते हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया की पीठ की यह टिप्पणी एक वैवाहिक विवाद के बाद आई थी। अब आप लोगों को कई बार ये लगता होगा, आपने देखा होगा कि कुछ जब शादी होती है और ये आप कनेक्ट कर पाओगे बिकॉज मैं ये जमीनी स्तर पर जो चीज़ें होती है वहाँ से आपको जोड़ के बता रही हूँ। कुछ महिलाओं में से आप लोगों की शादी हो गई होगी, शादी के टाइम क्या होते हैं, जो आपके ससुराल वाले होते हैं वो क्या कहते हैं, हम लड़की को पढ़ाएंगे, हम आगे ये सारी चीज़ें करेंगे। और जब शादी हो जाती है वो पढ़ाई लिखाई साइड हो जाती है, घर का चूल्हा चौका बर्तन बच्चे संभालना बस यही रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मामला था ये कुछ इसी टाइप का मामला था। ये वैवाहिक विवाद के बाद आपका ये निकल करके आता है। इसमें अलग रह रहे दंपति की बेटी जो कि आयरलैंड में पढ़ रही थी, उसके पिता द्वारा उसकी मां को गुजारा भत्ता दिया जा रहा था। उसने इन भत्ते में से एक हिस्से के रूप में पिता द्वारा उसकी पढ़ाई के लिए 43 लाख रुपए लेने से इनकार कर दिया। अब मामला यहां पर आ जाता है, आगे बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, देखिए, बेटी को कानूनी अधिकार है। कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि बेटी को शिक्षा का खर्च प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है। अगर दंपति अलग भी हो गए हैं, यदि लड़की की शादी भी हो गई है, उसके बाद अगर इधर माता पिता कहते हैं कि हाँ आप शादी कर लो, बच्चा तुम्हें आगे जाके पढ़ाएंगे, अगर यहाँ पर पेरेंट्स ने प्रॉमिस किया है तो वो उस वैवाहिक लड़की को खर्चा देंगे, भले उसके ससुराल वाले दें या ना दे। दूसरी चीज, अगर लड़की अलग रह रही है, ठीक, मान लीजिए अपने पति से वो अलग हो गई है और उसके बाद उसका पिता ये कहता है कि हम पैसा नहीं देंगे, इस टाइप की अगर कोई चीजें हो जाती हैं कि बेटी की पढ़ाई का खर्च हम नहीं देंगे, तो वो कोर्ट जा सकती है, क्योंकि उसका पूरा जो पढ़ाई का खर्चे का दायित्व कौन उठाएगा, माँ और बाप उठाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। माता पिता बाध्य, माता पिता को अपनी क्षमता के अनुसार ये खर्च प्रदान करने के लिए बाध्य किया जा सकता है और माता पिता इसके लिए क्या है, बाध्य हैं, पैसा देना पड़ेगा उनको। आगे बात करते हैं। बेटी को शिक्षा का मौलिक अधिकार है चूंकि, और बेटी क्या, सभी को शिक्षा का मौलिक अधिकार है। हम यहाँ पर सिर्फ एक जेंडर वाइज कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन बेटी को तो शिक्षा का अधिकार है ही। हम उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट चलाती है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैंने आपको बताया। इस तरीके की अन्य योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई हैं ताकि लड़कियों को शिक्षा मिल सके।
इसीलिए यहाँ पर जोर दिया गया कि हम जो देखते हैं वह यह है कि बेटी को अपनी शिक्षा जारी रखने का मौलिक अधिकार है। अदालत ने कहा कि बेटी कानूनी तौर पर इस राशि की हकदार हो जाती है, पिता सक्षम भी है। ठीक है, पिता ने बिना किसी ठोस कारण के धनराशि खर्च दी, इससे यह संकेत मिलता है कि वह अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता देने में सक्षम थे, तो उनको ये पैसा देना चाहिए। बेटी को रकम अपने पास रखने का अधिकार है। अब यहाँ पर अगर वो पढ़ाई का खर्च जो दे रहे हैं तो वो रकम उसको अपने पास रखने का अधिकार है। वो उस रकम को अपने किसी कोर्स में यूज करे या फिर वो अपने किसी अदर पढ़ाई के एग्जाम में यूज करे, वो उसका अपना डिसीजन हो जाएगा। ठीक है, तो बेटी को इस रकम को वह रकम अपने पास रखने का अधिकार है। इसके लिए उसे वह रकम ना तो माँ को लौटाने की जरूरत है और ना ही पिता को लौटाने की जरूरत है। वो पैसा जो उसकी पढ़ाई के लिए उसको दिया गया है वो किसी को भी वापस नहीं करेगी, ना वो पिता को और ना ही वो माँ को। ठीक है, बल्कि वह उसे अपनी इच्छा अनुसार इस्तेमाल कर सकती है। अब आप कहोगे इसको हम कैसे समझे, इच्छा अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं? आप लोगों को याद है वजीफा का पैसा आता है, आप लोगों का बहुत सारी लड़कियों का पैसा आता है। कुछ लड़कियां जो होती हैं वो उससे अपनी फीस जमा कर देती हैं, कुछ लड़कियां होती हैं उनका ड्रीम होता है फ़ोन लेना है भाई मुझे, वो फ़ोन ले लेती है। एंड आई एम यूजिंग द वर्ड ड्रीम इज़ लाइक कि बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स उन्हें फ़ोन नहीं दिलाते लड़कियों को। आज भी ये चीज़ें हैं, वो लड़के को दिला देंगे लेकिन लड़की को नहीं दिलाते। ठीक, तो लड़कियों का माइंड मेकअप रहता है कि जैसे ही मेरा अगर वजीफा आया या मेरा स्कॉलरशिप आया तो उस पैसे का हम फ़ोन ले लेंगे। उसके बाद भी उसको घर वालों से सुनना पड़ता है क्योंकि उसने फ़ोन लिया है, उसको अपने पढ़ाई के खर्च में नहीं लगाया है। यहाँ पर ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका विवेक कहता है। ये अच्छी चीज़ नहीं है, पहले मैं बता दूँ, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि हमने मतलब जो पढ़ाई का चीज़ था उससे हमने फ़ोन खरीदा, विच इज़ नॉट गुड। बट यहाँ पर हमें अधिकार दिया जाता है कि जो पढ़ाई का पैसा हमें मिल रहा है वो ना तो हम माता को देंगे ना ही हम पिता को देंगे, उसको हम अपने अकॉर्डिंग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब वो चाहे किसी भी जगह पे हम उसको यूज करें। ठीक है, आगे आते हैं। दंपति के समझौते का यहाँ पर उल्लेख किया गया। तो पीठ ने अलग रह रहे दंपति द्वारा 28 नवंबर 2024 में किए गए समझौते का उल्लेख किया। इस पर बेटी को भी हस्ताक्षर, जो बेटी थी उसके भी हस्ताक्षर किए गए थे समझौते में। अदालत ने कहा कि पति ने अपनी अलग रह रही पत्नी और बेटी को कुल 73 लाख रुपए देने की सहमति जताई थी। इसमें से जो 43 लाख रुपीस थे वो उसकी बेटी की शैक्षणिक जरूरतों के लिए थे और बाकी उसकी पत्नी के लिए थे। इसमें पाया गया चूंकि पत्नी को उसका 30 लाख रुपए का हिस्सा मिल चुका है और दोनों पक्ष पिछले 26 सालों से अलग रह रहे हैं, इसीलिए पीठ को आपसी सहमति से तलाक का आदेश ना देने का कोई कारण नहीं दिखाई देता है। ठीक है, कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 142 का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप हम संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं और आपसी सहमति से तलाक का आदेश देकर के दोनों पक्षों की यहाँ पर शादी खत्म कर देते हैं। अब आर्टिकल 142 क्या हो जाता है? एक स्पेशल पावर हो जाती है ये कोर्ट की, जो बहुत समय से लंबित मामले चल रहे हो या फिर कोई डिसीजन नहीं आ रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो उस पर अपना फैसला सुना सकती है। ठीक है, अगर हल नहीं निकल पा रहा है तो वो जो फैसला लेगी देन वो मान्य हो जाएगा। यह अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को न्याय के हित में किसी भी मामले में ऐसा आदेश या निर्देश देने का अधिकार देता है जैसा वह उचित समझे। ये उसके विवेक पर निर्धारित है, जो उसका विवेक कहेगा वो अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना जो फैसला है वो सुना सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर किसी मामले में मौजूदा कानून या प्रक्रियाएं न्याय के मार्ग में बाधक बन रही हैं तो सर्वोच्च न्यायालय उसमें बदलाव कर सकता है या नई प्रक्रियाएं बना सकता है, क्योंकि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कई फैसलों के बीच में आ रहे होते हैं। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि उन रूल्स एंड रेगुलेशन में या तो चेंजमेंट करे या तो वो अपने विवेक से जो भी प्रक्रिया फॉलो करना चाहे एंड देन उस पर डिसीजन सुना दे। तो ये कुछ इस तरीके से आपका 142 आर्टिकल हो जाता है जिसके बारे में हमने यहाँ पर बात करी है। इस फैसले का महत्व किस लिए इंपॉर्टेंट है? लैंगिक समानता यहाँ पर हमें दिखाता है। ठीक है, ये दर्शाता है कि बेटियों को भी बेटों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। बेटियों में ये सशक्तिकरण की भावना को पैदा करेगा और इस फैसले से बेटियां सशक्त होंगी तथा अपने सपनों को पूरा करने का उन्हें अवसर मिल पाएगा। यू वोंट बिलीव, आज भी हमारे देश में शायद 60% के अबो लड़कियों का ये ड्रीम है कि उनको एक बार ट्रिप पे जाना है अपने साथ, एंड दिस इज डैम ट्रू। और मैंने शायद 60 कम बोल रहा है, शायद अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो तो मेरे से जरूर बताना। कुछ लड़कियों का ये ड्रीम है कि मुझे रात में 10 बजे यहाँ पर इस जगह पर ऐसे जाना है दोस्तों के साथ पार्टी करने, या फिर आज भी कुछ लोगों का ये ड्रीम है कि मुझे इस रेस्टोरेंट में जाना है या खाना खाना है, या आज भी बहुत सारे लोगों का ड्रीम है कि भाई मुझे ये काम करना है।
और ऐसा है क्योंकि वो जो सामाजिक हमने चीजें बना रखी हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, अचानक से नहीं खत्म हो जाएंगी। और उसी बीच जब कोई महिला कुछ अलग तरीके के डिसीजंस ले लेती है, जैसे हमने अतुल सुभाष वाला केस देखा, तो वापस से महिलाओं के ऊपर एक अलग सा प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि अब महिलाएं ऐसा करिए, अपने जो अधिकार है उनका गलत तरीके से प्रयोग करिए। इसी बीच हमें कोई ज्योति मौर्य जैसा केस अगर नजर आ जाता है तो पूरे फिर महिला जो समुदाय है उस पर हमें एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ दिखाई देता है कि अब सारी महिलाओं की पढ़ाई बंद करवा दो वरना वो इसी तरीके से काम करेगी। बिकॉज एक व्यक्ति के चक्कर में हम पूरे समुदाय को उस तरीके से देखने लगते हैं, विच इज नॉट बैड। जबकि आज भी भारत में अगर स्थिति की बात करी जाए तो सही नहीं है महिलाओं की स्थिति, एंड दिस इज ट्रू। ठीक है, आगे बात करते हैं। समाज में बदलाव, ये फैसला समाज में बेटियों के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव करने में मदद करेगा कि भैया उनको शिक्षा का अधिकार है और माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो उसका पूरा खर्च वहन करेंगे। आगे बात करते हैं, इस फैसले के निहितार्थ क्या हो जाते हैं। कानूनी अधिकार, अब बेटियों को कानूनी तौर पर अपनी शिक्षा के लिए धन मांग सकती हैं, उनको कानूनी अधिकार मिल गया है। सामाजिक दबाव, ये फैसला माता पिता पर अपनी बेटियों की शिक्षा के लिए धन देने का सामाजिक दबाव भी बढ़ाएगा कि पैसा देना पड़ेगा। शिक्षा में सुधार, इससे बेटियों की शिक्षा में सुधार आएगा और देश का भविष्य भी उज्जवल होगा। भारत में बेटियों के अधिकार की थोड़ा सा बात कर लेते हैं, और जब हम जिस टॉपिक पे होते हैं तो उसी टॉपिक में रहना इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे कि लड़कों के साथ भी गलत हो रहा है, लड़कों के अधिकारों का भी हनन हो रहा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि कुछ केसेस बीच में ऐसे आते हैं जो पूरे महिला वर्ग या फिर पूरे एक महिला समाज के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देते, तो ये कुछ केस ऐसे ही हैं। उसके बाद आपको और ऐसे 5, 6, 10, 15 केस निकल करके आएंगे, लेकिन फिर उसके बाद एक केस ऐसा आएगा जहाँ पे लगेगा कि हाँ, ये एक आज शादी हुई लड़की की और कल उसको मार दिया गया दहेज प्रताड़न की वजह से, आज शादी हुई कल उसको जला दिया गया किसकी वजह से, दहेज की वजह से। तो ये वाली चीजें देखने को मिलती हैं। दोनों ही पक्ष यहाँ पर हम रख करके देखेंगे और दोनों ही जगह पाएंगे कि दोनों में ही कोई ना कोई हमें कमी देखने को मिल रही है। कोई भी एक पक्ष पूरी तरीके से ये मैं नहीं कह सकती कि बहुत ज्यादा सही होगा। ठीक, आगे बात करते हैं। भारत में बेटियों के अधिकार विभिन्न कानूनी प्रावधानों और कानूनों के तहत सुनिश्चित किए गए हैं। उन्हें सामाजिक, आर्थिक और कानूनी संरक्षण को सुनिश्चित करते हैं। समानता का अधिकार, जो कि ये बताता है कि लड़के और लड़कियां दोनों ही समान हैं, और आर्टिकल 14 में आ जाता है हमारी, जो कि ये कहता है कि लिंग भेद नहीं करेंगे भाई हम, कि ये लड़का है तो इसको ये चीजें मिलनी चाहिए, लड़की है, समान अवसर दोनों को मिलने चाहिए, लड़का और लड़की दोनों को, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो किसी अदर चीज में हो। ठीक है, इसका मतलब है कि बेटियों को लड़कों के समान सभी अधिकार और अवसर मिलते हैं। आगे आ जाते हैं, समान अवसर पर अधिकार अनुच्छेद 15 कहता है कि अगर शिक्षा, रोजगार या अन्य क्षेत्र में और वेजेस की बात करें तो आज भी ऐसा है कि कहीं कहीं पर हम देखते हैं, नॉट एवरी प्लेसेस, आपको देखने को मिलेगा कि वेजेस में डिफरेंस आपको देखने को मिलता है कि महिला को इतना दिया जा रहा है, पुरुष को इतना दिया जा रहा है। जब बात आती है मैटर्निटी लीव की, जब बात आती है कि पीरियड्स लीव की, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो महिलाओं को हायर नहीं करेंगी बिकॉज वो छुट्टी ज़्यादा लेंगी। सो इस तरीके के कुछ सामाजिक सिनेरियो हैं जिनका भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये हमें ये कहता है कि लड़कियों को शिक्षा, रोजगार और अन्य क्षेत्र में समान अधिकार मिलना चाहिए। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 21 हमें ये बताता है कि ये जीवन के लिए उनकी सुरक्षा, लड़कियों को जीवन जीने का अधिकार है और उनकी सुरक्षा का उनको अधिकार है। इसमें बेटियों की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा का ख्याल रखा जाता है। शादी और परिवार के अधिकार की बात करें तो बाल विवाह विरोधी कानून यहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर बालिकाओं की शादी की उम्र 18 वर्ष से कम उम्र में यदि कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ कड़े कानून है, जैसे कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। ये बालिकाओं की शादी को रोकता है और उन्हें एक स्वस्थ तथा सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है, क्योंकि बहुत जगह पर ऐसे देखा जाता है जब किसी लड़की 6 या 7 हो जाती है किसी एक फैमिली में, तो वो सोचते हैं ये बहुत बड़ा बर्डन है हमारे ऊपर, पढ़ाने का वो उतना ज़्यादा शायद नहीं देखते हैं, फिर उनको लगता है शादी कर दो। और कई बार लड़कियों को मैरिज के नाम पर बेचा भी जाता है, जहाँ पर लड़की दे दी जाती है और पैसे ले लिए जाते हैं। सो इस टाइप की भी शादियाँ होती हैं। आगे आते हैं, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के बारे में बात कर लेते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम क्या कहता है? इस कानून के तहत तो बेटियों को संपत्ति में समान अधिकार प्राप्त है, जो कि हमारा है 1956। अब बेटियों को भी अपने पिता की संपत्ति में समान रूप से अधिकार मिलता है, चाहे वह अविवाहित हो चाहे वो शादीशुदा हो, बट इट डिपेंड्स ऑन हर कि उनको प्रॉपर्टी लेनी है या फिर नहीं लेनी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। शिक्षा का अधिकार हमें क्या बताता है? राइट टू एजुकेशन 2009 वो ये
ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक की सभी बच्चों में लड़के और लड़कियां दोनों ही आ जाते हैं और दोनों को ही यहाँ पर मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो जाता है और इसका उद्देश्य हर लड़की को शिक्षा में समान अवसर प्रदान करना है। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है कि अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्याय के लिए किस प्रकार की शक्ति प्रदान करता है? न्याय देने के लिए कानूनी प्रतिबंध हो जाता है, न्याय देने के लिए अनिवार्य आदेश जारी करने की शक्ति है, केवल सलाह देने की शक्ति है, केवल प्रशासनिक फैसले लेने की शक्ति है। बाकी आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड क्या राय हो जाती है और आपके क्या व्यूज हो जाते हैं और आपके साथ कभी लाइफ में ऐसा हुआ है कि आपको अपनी शिक्षा के लिए स्ट्रगल करना पड़ा हो या फिर आपकी शादी हुई उसके बाद आपकी शिक्षा पूरी नहीं करवाई गई हो या फिर फैमिली से ऐसी कोई चीजें आ रही हो कि शादी कर लो उसके बाद शिक्षा एंड देन वो सारी चीजें आपकी रुक गई हो, तो वो मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड thank you so much.